हर रोज की तरह राहुल अपने खेत की तरफ जा रहा कि तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। 1 करोड़ डिपॉजिट टू योर बैंक अकाउंट। पहले तो राहुल को लगा कि ये कोई मजाक या टेक्निकली एरर होगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ये मैसेज सिर्फ राहुल को नहीं बल्कि पूरे गांव के लगभग हर आदमी के फोन पर आता है और देखते ही देखते एक ही दिन में पूरा गांव करोड़पति बन जाता है। कितना मिला था आपको? 2 करोड़ 40 लाख। 3 करोड़ 60 लाख। ये 5 करोड़। देश भर की मीडिया इस गांव को इंडिया रिचेस्ट विलेज कहने लगती है। 5 बीघा जमीन है तो उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। कम तक जो गाँव साधारण जिंदगी जी रहा था, आज उनके घर के बाहर लग्जरी एसयूवीज खड़ी थी, नए बंगलों बन रहे थे और चारों तरफ से खुशहाल थी। हर कोई अब करोड़पति था। सबको लग रहा था कि अब इस गाँव की किस्मत हमेशा के लिए बदल चुकी, लेकिन ये कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे पैसा लोगों की जरूरत नहीं बल्कि उनकी आदत बन गया। लोग काम छोड़कर दिन भर घर में बैठने लगे। आज तक एक ईंट न उठाई मैंने। मौज ही मौज ली है। तो हमको जमीन ही नहीं मिल पा रही है इस रेट में, क्या करें। जो था बच्चों ने भी कमाना छोड़ दिया कि 5.5 मिलेंगे, ये मिलेंगे बहुत, यानी कि इतनी विशेष जो परिस्थिति इस गांव पे और इस क्षेत्र पे आई हुई है कि जिसका कोई वर्णन हो ही नहीं सकता है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी के डायरेक्शन ही खो दी। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोगों के पास लाखों की गाड़ियाँ थी, लेकिन उसमें डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। चल रही पेट्रोल कुछ लोग फोन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसका टेम्पर बदलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 90,000 को अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। लोग परेशान है, मर रहे हैं शराब के नशे से। अब तक 3-4 लोग मर चुके हैं। माँ बाप देते नहीं है गाड़ी घोड़ा के लिए, कभी दारू के लिए मांगते हैं, कभी किसी को मांगते हैं 1-8 लाख रुपए, और इसी बात पे कोई मर रहा है, फांसी खा रहा है, कोई घर में से निकल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन इसी गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसी पैसे का इस्तेमाल किया और पहले से भी ज्यादा आमिर बन गए। थोड़ा पैसा मिला था, अब उसे पैसा को बर्बाद करके फिर क्या करते। तो आखिर एक ही गांव के लोगों की जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई? एक ही पैसा किसी को और आमिर बना दिया और किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर गया। तो आखिर इसके पीछे की असर क्या थी? नोएडा और दिल्ली के इतने पास होने के बावजूद ये एरिया सालों तक एक नॉर्मल फार्मिंग एरिया था। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंड करते थे। कई फैमिलीज की सारी पहचान उनकी पुश्तैनी जमीन से जुड़ी हुई थी। यही जमीन उनकी इनकम थी, उनकी सिक्योरिटी थी और अगले जनरेशन का फ्यूचर भी। कई लोगों के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उनके परदादा की मेहनत और परिवार की पहचान थी। इसी जमीन ने उनके घर बनवाए, बच्चों को पढ़ाया और मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही जमीन उन्हें करोड़पति बना देगी, लेकिन उसी के साथ उनकी पूरी जिंदगी भी हमेशा बदल जाएगी। दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन और इकोनॉमी हर साल तेजी से बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी धीरे धीरे अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के करीब पहुंच रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग अभी से नहीं की गई तो कुछ ही सालों में दिल्ली रीजन को कार्गो सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से एक दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। गवर्नमेंट्स और प्लानर ने कई जगह का सर्वे किया, लेकिन आखिर में जवाहर को चुना गया। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी, यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, दिल्ली से डिस्टेंस, फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी और आसपास अवेलेबल लैंड ने जवाहर को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन बना दिया। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक एयरपोर्ट की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाने का प्लान नहीं था। एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक हब, वेयरिंग हाउस जोन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल्स और नई रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप करने का रोड मैप तैयार किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्यूचर में एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब में से एक बनाने का टारगेट रखा गया। अथॉरिटीज का मानना था कि एयरपोर्ट के आने से लाखों नए जॉब्स क्रिएट होंगे और पूरे रीजन एक नए इकोनॉमिकल सेंटर के रूप में डेवलप होगा। लेकिन इस विजन को रियलिटी बनने के लिए सबसे पहले एक चीज की जरूरत थी, वो थी जमीन। और वही जमीन जवाहर के फार्मर के पास थी। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने अलग अलग फेज में लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू की। नोटिफिकेशन जारी हुए और धीरे धीरे जवाहर के आसपास के गाँव इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने लगे। फार्मर्स के लिए सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग थी। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही थी कि ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन की तस्वीर बदल देगा और दूसरी तरफ उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ रही थी। कई फैमिलीज के लिए यह फैसला फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल भी था। कुछ लोग डेवलपमेंट के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग को लग रहा था कि उन्हें उनकी पहचान छीने जा रही। जब कंपनसेशन अनाउंस हुई तो सबसे पहला विवाद वही से शुरू हो गया। पहले पेज में गवर्नमेंट में लगभग 2300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट फिक्स किया। बहुत से फार्मर्स को लगा कि उनकी जमीन की असली कीमत इससे कई ज्यादा है। उनका कहना था कि अगर गवर्नमेंट उनके एग्रीकल्चर लैंड को फ्यूचर में कमर्शियल
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करेगी तो कंपनसेशन भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए। फार्मर्स का ये भी मानना था कि कागजों में उनके गांव को एक अर्बन कैटेगरी में डाला गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ना ही प्रॉपर रोड से, ना ही प्रॉपर सीवर सिस्टम और ना ही कोई अर्बन की फैसिलिटीज, इसीलिए उन्होंने कंपनसेशन को अनफेयर बताया। धीरे धीरे ये नाराजगी ये प्रोटेस्ट में बदल गई। कई गाँव के फार्मर्स एक साथ इकट्ठा हुए और कंपनसेशन बढ़ाने की डिमांड करने लगे। कुछ जगहों पर यमुना एक्सप्रेसवे को भी ब्लॉक कर दिया गया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़े और कुछ प्रोटेस्टर्स को टेम्पररी अरेस्ट भी करना पड़ा। फार्मर्स को लग रहा था कि अगर उनकी जमीन एक गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। कई महीनों तक चली डिस्कशंस और प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने कंपनसेशन स्ट्रक्चर में बदल किया। कुछ जगहों पर कंपनसेशन बढ़ाकर लगभग 4,300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पहुंच गए। इसके साथ रिहेबिलिटी पैकेज और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी अनाउंस किए गए। ये फैसला आते ही पूरे एरिया का माहौल बदलना शुरू हो गया। जो लोग कल तक कंपोजिशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से कई लोग अब कैलकुलेशन करने लगे कि उन्हें टोटल कितने पैसे मिलने वाले हैं। और जब ये कैलकुलेशन पूरी हुई तो कुछ फैमिलीज को ऐसा हुआ कि उनके अकाउंट में लाखों नहीं बल्कि सीधे करोड़ों रुपए आने वाले हैं। जिस फैमिली के पास 25, 30 या 40 बीघा जमीन थी उनके अकाउंट में एक ही बार में 8 से 10 करोड़ और कुछ केसेस में उससे भी ज्यादा कंपनसेशन ट्रांसफर हुए। इस 2026 के फेज में लगभग 6,700 से ज्यादा फैमिलीज को मिलाकर करीब 3,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए। सालों तक खेती कर धीरे धीरे पैसा कमाने वाले लोगों के पास एक ही दिन में करोड़ों आ गए। इसके बाद नेशनल मीडिया ने जवार के गांव को इंडियाज रिचेस्ट विलेज कहना शुरू कर दिया। बाहर से देखो तो लग रहा था कि जवार की कहानी यही पूरी हो गई, करोड़ों रुपए, नए घर और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन असल में ये कहानी की शुरुआत, क्योंकि पैसा अकाउंट में जरूर आ गया था लेकिन उसके साथ ही एक और चीज हमेशा के लिए चली गई, उनकी पुश्तरी जमीन जो सालों से उनकी सबसे बड़ी इनकम थी। इसी जगह से जवार की अर्क रियलिटी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। करोड़ों रुपए अकाउंट्स में आते ही जवार की तस्वीर बदलना शुरू हो गई। जहाँ कुछ सालों पहले तक सिर्फ खेत और कच्ची सड़कें नजर आती थी वहाँ अब धीरे धीरे नए बंगलोज, लग्जरी एसयूवीज और मॉडर्न हाउस नजर आने लगे। स्कॉर्पियन और दूसरी प्रीमियम गाड़ियां गांव की सड़कों पर आम दिखने लगे। कई लोगों ने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना पैसा देखा था। बाहर से देखने पर लग रहा था कि जवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट का असर सिर्फ फार्म तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे पूरे एरिया में लैंड प्राइस भी तेजी से बढ़ने लगे। जहाँ पहले जमीन सिर्फ फार्मिंग के लिए देखी जाती थी वही जमीन अब बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट कंपनीज की नजर में आने लगी। प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस खुलने लगे, छोटे होटल्स, गेस्ट हाउस बनने लगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी बढ़ने लगे। बहुत से लोकल शॉपकीपर्स की इनकम पहले से काफी ज्यादा हो गई थी क्योंकि रोज नए कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स इस एरिया में आने लगे। जवार धीरे धीरे एक फार्मिंग रीजन से डेवलपमेंट जोन में बढ़ रहा था। इसी डेवलपमेंट की वजह से बहुत से लोगों को लगा कि जवार सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंड नहीं रहेगा। एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होने लगी। कई पेरेंट्स ने सोचना शुरू किया कि उनके बच्चों को अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या दूसरे प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहिए। कुछ फैमिलीज ने अपने बच्चों को नोएडा और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया। उन्हें लग रहा था कि एयरपोर्ट कंप्लीट होते ही नए जॉब्स और नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। जवार का एक पॉजिटिव साइड था जिसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसी डेवलपमेंट के बीच एक और बदलाव आ रहा था जो बाहर से आसानी से नहीं देख रहा था। कई फैमिलीज के लिए पैसा इतने जल्दी आ जाता कि उन्हें उसे मैनेज करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। सालों तक जिस इंसान की इनकम फसल पर डिपेंड करते थे उसके अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए आ गए। फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से बहुत से लोगों ने पहले खर्चा करना शुरू कर दिया और फ्यूचर के बारे में बाद में सोचा। फिर फाइनेंशियल एडवाइजर भी इस एरिया में एक्टिव हो गए। कुछ जेन्युइन थे लेकिन कुछ लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर फार्मर्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट और डाउटफुल स्कीम में पैसा लगाने के लिए कन्विंस करा। कुछ फैमिलीज ने बिना प्रॉपर नॉलेज के प्रॉपर्टी डील्स की, कुछ ने प्राइवेट लैंडिंग शुरू कर दी और कुछ लोग फ्रॉड का शिकार बन गए। अचानक पैसा आने का असर सिर्फ बैंक अकाउंट्स पर नहीं बल्कि सोशल लाइफ पर भी दिखने लगा। पहले गाँव में ज्यादातर लोग एक जैसे लाइफस्टाइल में रहते थे, लेकिन कंपोजिशन के बाद कुछ फैमिली बहुत अमीर बन गए, जबकि जिनके पास कम जमीन थी या बिल्कुल ही जमीन नहीं थी उनकी जिंदगी में उतना बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे गाँव के अंदर इकोनॉमिकल गैप बढ़ने लगा। कुछ घरों के बाहर लग्जरी कार्स खड़ी थी जबकि उनके पड़ोसी पहले की तरह रोज की कमाई पर डिपेंड करते थे। इसी बदलाव ने जगहों पर जेलसी और फैमिली डिस्प्यूट्स को जन्म दिया। कुछ फैमिलीज में कंपोजिशन के पैसों को लेकर भाइयों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू हो गए। कई केसेस कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। जो जमीन पहले पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी वही कंपोजिशन के बाद घरों को अलग करने का रीजन भी बन गई। इसी बीच शादियों का ट्रेंड भी बढ़ने लगा। पहले लोग रिश्ता देखते वक्त फैमिलीज और फार्मिंग बैकग्राउंड को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन कंपोजिशन के बाद कई जगहों पर लोग सबसे पहले ये पूछने
लगे कि सामने वाले के पास कितनी जमीन थी और उसे कितना कंपोजिशन मिला। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कुछ फैमिलीज की डाउरी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई। एक तरह से अचानक आई दौलत ने गांव के सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। बाहर से देखो तो सब कुछ डेवलपमेंट जैसे लग रहा था, नए घर, नए रोड्स और नए वे, लेकिन अंदर ही अंदर जवाब दो अलग कहानियां में बढ़ चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो पैसों को अपने अगली जनरेशन का फ्यूचर बना रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो धीरे धीरे उस पैसे को खर्च कर रहे थे। और इसी जगह से जवार की डार्क रियलिटी धीरे धीरे सामने आनी शुरू होती। लेकिन जवार की हर फैमिली की कहानी एक जैसी नहीं थी। जिस वक्त कुछ लोग लग्जरी लाइफस्टाइल जीने में बिजी थे, उस वक्त कुछ फार्मर्स को ये समझ आ चुका था कि उनके अकाउंट में आया हुआ पैसा उनकी जिंदगी की पहली और शायद आखिरी इतनी बड़ी अर्निंग होगी। उन्हें पता था कि जमीन एक बार चले गए तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने इस कंपोजिशन को खर्च करने की बजाय फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनके लिए यह पैसा सिर्फ लग्जरी खरीदने का मौका नहीं था, बल्कि अपने अगली जनरेशन की जिंदगी बदलने का मौका था। इनमें से एक फार्मर थे हंसराज सिंह। कंपल्सेशन मिलने के बाद उन्होंने सबसे पहले दूसरे एरिया में फिर से एग्रीकल्चर लैंड खरीद। उनका मानना था कि अगर एक इनकम सोर्स खत्म हुआ तो दूसरा बनना जरूरी है। उन्होंने नया घर जरूर बनवाया, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस ने एसेट बनवाने पे। उनके लिए करोड़पति बनना का अचीवमेंट नहीं था, बल्कि उस पैसे को अगली जनरेशन तक संभाल कर ले जाना एक असली अचीवमेंट था। लेकिन हर किसी ने ऐसा नहीं सोचा। कई फैमिलीज के लिए करोड़ों रुपए देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उन्हें कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जब अकाउंट्स में इतना पैसा आया तो सबसे पहले लग्जरी कार्स खरीदे, नए बंगलोज बनवाए गए और लाइफस्टाइल एकदम बदल दी गई। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि बैंक अकाउंट्स में पड़ा हुआ पैसा एक दिन खत्म भी हो सकता है। और धीरे धीरे कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने आए, पूरे एरिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक फैमिली ने लगभग 90,000 का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदा था। कुछ सालों बाद जब उसकी स्क्रीन टूट गई तो रिपेयर करवाने के कोई पैसे नहीं बचे थे। एक और फैमिली के पास महिंद्रा थार थी, लेकिन कई बार उसमें डीजल भरवाने के लिए भी सोचना पड़ता था। बाहर से देखने पर वो सब अभी भी करोड़पति लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फार्मिंग पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिस जमीन से हर साल इनकम आती थी वो जमीन एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी थी। अगर किसी फैमिली ने उस कंपनसेशन को कोई नए बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया तो उनके पास रेगुलर इनकम का सोच नहीं बचा। इसी वजह से कई लोग धीरे धीरे अपने सेविंग पर डिपेंड होने लगे। पहले बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट टूटने लगे और फिर धीरे धीरे एसेट बेच। इसी बदलाव का असर यूथ पर भी देखने लगा। पहले कई यंग लोग अपने पेरेंट्स के साथ खेत में हाथ बटाने के लिए जाते थे, लेकिन कंपनसेशन के बाद कुछ लोगों को लगा कि अब काम करने की जरूरत ही नहीं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यंगस्टर ने जॉब छोड़ दी और घर पर बैठने लगे। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, कैफे में टाइम स्पेंड करना या पार्क में बैठकर ताश खेलना, ये उनकी रूटीन का हिस्सा बन गया। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिसके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी उनके लिए अचानक आया पैसा धीरे धीरे एक प्रॉब्लम बन गई। इसी बीच रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस भी चल रहा था। जिनकी जमीन एयरपोर्ट के अंदर आ गई थी उन्हें जवार बंगर जैसे रिहैबिलिटेशन टाउनशिप में शिफ्ट किया गया। कागजों पर यह मॉडर्न कॉलोनी थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। रेजिडेंशियल में पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी में डिले, ड्रेनेज प्रॉब्लम और बेसिक सिविल फैसिलिटीज को लेकर कंप्लेंट्स की। सबसे बड़ा बदलाव इमोशन में था। जो लोग पूरी जिंदगी एक ही गाँव में अपने रिश्तेदार और पड़ोसी के साथ रहते थे, उनके लिए नए टाउन में शिफ्ट होना आसान नहीं था। कई बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि नया घर मिल गया, लेकिन पुराने गाँव कहीं पीछे छूट। आज भी जब मीडिया जवार को इंडिया रिचेस्ट विलेज के नाम से देखती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ उनकी लग्जरी कार्स, बड़े घर और करोड़ों रुपए की कंपोजिशन देखते हैं। लेकिन असल में जवार की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी एक ही दिन में पूरी तरह से बदल गई। किसी ने अपने पुश्तैनी जमीन देकर एक नई फ्यूचर खरीदा तो किसी ने वही फ्यूचर धीरे धीरे अपने हाथों से खो दिया। आज भी एयरपोर्ट का काम चल रहा है और उसके आसपास नई इंडस्ट्रीज, वेयर हाउस और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में ये पूरा रीजन और भी बदलेगा। शायद नए जॉब्स भी आएंगे, नए बिजनेस खुलेंगे और जवार की इकोनॉमी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस बदलाव के बीच एक बात कभी नहीं बदलेगी। वो जमीन जो एक बार एयरपोर्ट के लिए चले गए वो कभी वापस नहीं आई। इसीलिए कई बुजुर्ग आज भी कहते हैं पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन पुश्तैनी जमीन दोबारा नहीं मिलती।